चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। हेडिंग डालिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एक एटम हम मान लिए कि ये एक्स एक एटम है, ये हो गया जेड और ये हो गया ए, यहां लिख दिया वाई। इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। ये है मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिसिटी। एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिसिटी। देखिए 2004 के बाद आईयूपीएसी ने एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के अपना बयान जारी कर दिया। आईयूपी पहले एटम को लोग किसी तरीका से अरेंज लिख देता था, एटम एटॉमिक नंबर कहीं, मास नंबर कहीं लिख देता था। लेकिन आईयूपीएसी बोला 2004 के बाद, 2004 में, कि जब भी हम लोग किसी एटम के ऊपर एटॉमिक नंबर या मास नंबर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एटॉमिक नंबर को यहाँ लिखेंगे और मास नंबर जस्ट उस ऊपर में लिखा जाएगा। आप अब आप इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। तो 2004 में ये पूछा, मतलब कि बताया, और 2006 में एएफएमसी में एक क्वेश्चन आ गया। 2006 में एएफएमसी में एक क्वेश्चन आ गया इसी पे। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, the correct representation of chlorine atom is, the correct representation of chlorine atom is, ए नंबर ऑप्शन था Cl1735, बी नंबर था Cl1735, सी नंबर था Cl1735 और डी नंबर था ऑल ऑफ दीज। तो अधिकांश लोग इसका आंसर क्या करके आया, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सारे तरीका से एटम को रिप्रेजेंट किया जाता था पहले। लेकिन 2004 के बाद अब ये सारा रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया। अब इसमें सही कौन हो जाएगा, केवल सी नंबर सही होगा। बात समझ में आया? तो 2004 से पहले एटम को लोग किसी भी तरीका से एटॉमिक नंबर, मास नंबर को रिप्रेजेंट कर देता था। लेकिन अब इस पर रिस्ट्रिक्शन लग गया कि आप न ऐसे दिखा सकते हैं न ऐसे दिखा सकते हैं, ऑलवेज ऐसे दिखाना होगा। ठीक ना, नोट करिए। हो गया? बेटा चलिए अब हेडिंग डालिएगा। सबको हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर, ये सब एटॉमिसिटी वगैरह।
लिखिए, हेडिंग डालिएगा इसमें एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिखिए इसमें, एटॉमिक नंबर इज द, एटॉमिक नंबर इज द, लिखिए देकर, एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, atomic number is the most important characteristics of any atom. Atomic number is the most important characteristics of any atom, any atom, because physical and chemical properties, because physical and chemical properties of, because physical and chemical properties of any atom, any atom depends on atomic number, depends on atomic number, depends on atomic number, यानी एटॉमिक नंबर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, चाहे आप सीधा लिख दीजिए ऐसे, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट, ये फंक्शन होता है किसका, एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर का, ये फंक्शन नहीं होता है किसका, मास नंबर का। तो इसी कारण से एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एलिमेंट का। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो किस पर डिपेंड है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आया, यही कारण है। तो इस बात को मोस्ले साहब के द्वारा बोला गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट्स फंक्शन होगा एटॉमिक नंबर का, ये फंक्शन नहीं होगा किसका, मास नंबर का। ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पर। ये बात कौन बोला, मोस्ले। नोट करिए, फिर नीचे लिख देना है टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present inside, total number of protons present inside the nucleus is equal to atomic number, is equal to atomic number. Total number of protons present inside the nucleus is equal to atomic number, यानी atomic number is equal to number of protons present inside the nucleus. Total number of protons present inside the nucleus is equal to atomic number, यानी एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नोट करिए जल्दी फटाफट। हो गया, नीचे देखकर लिखिए, एटम इज
एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, प्रूवन फर्स्ट बाय फैराडे। प्रूवन, PROVEN, प्रूवन, PROVEN, प्रूवन फर्स्ट बाय फैराडे, FARADAY, फैराडे, प्रूवन फर्स्ट बाय फैराडे इन 1883 में। 1883 में उन्होंने बोला कि एटम जो होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का संख्या क्या होगा, सेम होगा। मतलब उनका कहने का था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर एटॉमिक नंबर Z। ये बात आप साबित कर सकते हैं इन एनी न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम में। किसी भी न्यूट्रल एटम में, जैसे एग्जांपल में अगर दिखा दिया जाए, मान लीजिए कि ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, प्रोटॉन हो जाएगा 8 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 16 माइनस 8, 8। अगर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये ऑक्सीजन पर 2 माइनस आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, प्रोटॉन का संख्या 8 ही रहेगा और न्यूट्रॉन का संख्या भी 8 रहेगा। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दे तो वो पर 2 माइनस आ जाएगा, सॉरी 2 प्लस आ जाएगा। इस एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16 कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस केवल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। 8 था 2 निकल गया 6 हो जाएगा, प्रोटॉन का संख्या 8 ही रहेगा और न्यूट्रॉन का संख्या जो होगा 8 ही रहेगा। तो आप देख सकते हो कि इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कटायन है। क्या है, कटायन है, मतलब पॉजिटिव रेडिकल है। कैसा है ये, पॉजिटिव रेडिकल। ये है अनायन, इसको आप बोलोगे कि ये क्या है, अनायन है, अनायन। और ये निगेटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल या अनायन। नोट करिए जल्दी। फटाफट नोट करिए। यानी सीधा सा बात है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा या इलेक्ट्रॉन को जो उसमें ऐड करिएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से एटॉमिक नंबर मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो गया। बेटा तुम लोग को फायदा है, हम लोग से जैसे पढ़ लिया, आ, अगर फिर से नहीं समझ में आया तो वीडियो देख लिया,
वहां बात क्लियर हो गया कि यहाँ क्या है। तुम लोग को ज्यादा फायदा है, वीडियो देख देख के भी बहुत सारा चीज जो कंफ्यूजन होगा वो दूर कर लेगा, है कि नहीं। मिटा दिए। अब देखिए दूसरा है मास नंबर। मास नंबर। मास नंबर इसमें लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present inside the nucleus. Total number of protons and neutrons present inside the nucleus is equal to mass number, is equal to mass number, जिसको ए से लिखा जाता है, यानी मास नंबर is equal to number of protons plus number of neutrons, number of protons plus number of neutrons, और यही बराबर होता है किसके, तो ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, is equal to number of nucleons. Total number of protons and neutrons present inside the nucleus is equal to mass number, यानी मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये किसके बराबर होगा, इसी को हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। हो गया। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान आसान चीज अभी बता रहे हैं, छोटा छोटा चीज। देखिए अब आता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिखे सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 है। आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 11 एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एटॉमिक नंबर के बराबर 11 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 12। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये डू नॉट कंट्रीब्यूट इन ओवरऑल मास ऑफ द एटम। एटम का जो ओवरऑल मास होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन किसका होता है, इन दोनों का। और तो हम लिख सकते हैं कंट्रीब्यूट इन ओवरऑल मास ऑफ द एटम। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। यानी हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होगा न्यूट्रल एटम के अंदर, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होता है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल ऑर्बिट में घूमते रहता है, चक्कर काटते रहता है।
हो गया। क्लियर? चलिए लिखिए अब एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी लिखते हैं यहां पर, सिंस एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, it combines to give molecules and exist in combined or molecular state, molecular state। उसका लिखेगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स present, total number of atoms present in one molecule, in one molecule of a compound, total number of atoms present in one molecule of a compound is called its atomicity, atomicity। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, यानी हमने लिखा है कि सिंस एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, आपको पता है कि एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। इट कंबाइंस टू गिव मॉलिक्यूल्स, ये कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल बनाता है और मॉलिक्यूलर स्टेट और कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। तो जब एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाता है, तो जितना एटम्स कंबाइन होता है एक मॉलिक्यूल के बनाने में, उसी को क्या कहा जाता है? एटॉमिसिटी कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं O2 गैस का, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन गैस 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर के बना हुआ है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो प्राण वायु है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राण वायु, क्योंकि ये प्राण का रक्षा करता है, जीवन का रक्षा करता है, इसीलिए इसको प्राण वायु या जीवन रक्षक बोला जाता है। ठीक है, इसमें और आता है, जैसे मान लीजिए ओजोन है, ओजोन भी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच मिलेगा जो ओजोन लेयर से बना हुआ है, और ये सुरक्षा कवच पृथ्वी को सन से आ रहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और गर्मी से पृथ्वी को बचाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाता है। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ हो जाता तो क्या जीवन यहाँ संभव हो पाता? नहीं हो पाता। तो जीवन को संभव करने के लिए जितना अनुकूलित टेम्परेचर चाहिए उतना पृथ्वी पर है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन कौन रखा है? ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाए तो सूर्य का सीधा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से यहाँ पर जीवन अस्तित्व जो है वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में? तो ओजोन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जो इस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, सुरक्षा घेरा बनाने में ये काम करता है ना। तो ओजोन इसीलिए हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ओजोन नहीं रहा तो फिर पृथ्वी का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए, और ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना है, इसीलिए इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर और एग्जांपल आप लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है H2, हाइड्रोजन गैस पूरे पृथ्वी का लगभग 95%, पूरे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा कौन ऑक्युपाई किया है? हाइड्रोजन गैस। तुम एनसीईआरटी का हाइड्रोजन चैप्टर जब पढ़ोगे
तो उसमें लिखा हुआ है कि लगभग पूरे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा जो है वो कौन ऑक्युपाई किया है, हाइड्रोजन गैस ऑक्युपाई किया गया है। और ये अनुमान है कि भविष्य में अगर सारे फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, डीजल पेट्रोल गैस सब खत्म होगा, तो मनुष्य किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन पर निर्भर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये चीज है, इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझे? और आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि हाइलोजन सब है, F2, Cl2, Br2 और I2, ये सब हाइलोजन है। हाइलोजन किस शब्द से मतलब आप क्या समझते हैं? हाइलोजन मतलब होता है जो सॉल्ट फॉर्मर होता है, हाइलस मतलब नमकीन होता है। तो जो नमक का फॉर्मेशन करे, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन बोलते हैं। तो ये हाइलोजन है। सारे हाइलोजन का एटॉमिसिटी कितना है, 2 है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन नेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और आयोडीन नेचर में सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आयोडीन आपको पता है, ये आयोडीन के डेफिशिएंसी से, आयोडीन के कमी से ग्वाइटर बीमारी होता है, घेगा निकल जाएगा, पीठ पर कुबर निकल जाएगा, है ना। तो वैसे बीमारी किसी भी मनुष्य को अगर हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि इसके शरीर में आयोडीन का डेफिशिएंसी है ना। तो जब नमक का उत्पादन किया जाता है, जब किसान लोग जो समुद्र किनारे रहता है, वो सब किसान जो है नमक का उत्पादन करता है, यानी सी वाटर को इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेट करने के बाद वहां से नमक को बाहर निकालता है। उस नमक को बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जैसे टाटा जैसी कंपनियां, वो नमक को खरीदता है, जिसको कच्चा माल कहा जाता है। उस नमक को फैक्ट्री में ले जाता है, उसमें से सारी गंदगी को बाहर निकालता है, फिर आयोडीन मिलाता है, फिर पैकेजिंग होता है, और फिर उसको मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। और उसी नमक का उपयोग हम लोग घर में खाते दौरान करते हैं, सब्जी में, दाल में, और भी बहुत सारा जितना भी चीजें बनता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो नमक के बिना पूरा सब्जी, पूरा दाल का स्वाद जो होगा अधूरा होगा। सारा आइटम आप सब्जी और दाल में मिला दीजिए, और नमक नहीं मिलाइए तो खाने का मन नहीं करेगा। कुछ भी मत मिलाइए, केवल नमक मिला दीजिए, तब भी आदमी आराम से खा सकता है। थोड़ा स्वाद कम मिलेगा, लेकिन मजा आ जाएगा खाने में। लेकिन सारा डाल दिया जाए और नमक नहीं डाला जाए, तो कोई मजा नहीं रहेगा। यानी नमक जो है, नमक के बिना अधूरा। नमक भी चाहिए हम लोग को। इसमें जितना भी कंपोनेंट बताए, सब कुछ हम लोगों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जैसे कि एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे P4 व्हाइट फास्फोरस का अगर बात किया जाए, P4 व्हाइट फास्फोरस, इसका एटॉमिसिटी कितना होता है, 4 होता है। फास्फोरस के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म पाए जाते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तुम्हारे एनसीईआरटी में जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे, तो नाइट्रोजन फैमिली में जहां फास्फोरस पढ़ना है, उसी फास्फोरस में 3 एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ना है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। कैसे बनता है, क्या नेचर होता है, ये सारा बात वहां पढ़ना है। तो इसका एटॉमिसिटी 4 हो गया। अगर हम बात करते हैं सल्फर का, गंधक S8 सल्फर, ये बहुत अच्छा फंजीसाइड्स होता है, फंगस मारने वाला होता है। दिनाय दाग खाज खुजली का दवा जो बनता है वो इसी से बनता है ना। जैसे शरीर में खुजली हो गया, दिनाय हो गया, एक्जिमा हो गया, तो वे वो सब स्किन डिजीज है ना, वो फंगल अटैक से होता है। तो फंगल अटैक को मारने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, गंधक का, S8 का। तो जैसे मार्केट में बीटेक्स दवा मिलता है ना, बीटेक्स, जो कि शरीर पर जहाँ दिनाय वगैरह होता है वहां लगाया जाता है। या कोएड्रम मिलता है मार्केट में, जिसको लगाने पर दिनाय दाग खाज खुजली ठीक हो जाता है ना। तो वो सब किस चीज से बना हुआ है, सल्फर, गंधक से। या आप दवा का यूज नहीं किए तो कपूर को नारियल तेल में डाल करके लगा दीजिए, वो भी बहुत अच्छा फंजीसाइड्स का काम करता है। बात समझ में? तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। एक बात यहाँ ध्यान में रखना है कि हम लोग एटॉमिसिटी केवल हम यहाँ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ही एटॉमिसिटी जनरली डिसाइड किया जाता है। लेकिन अब जो है हम लोग हेट्रो एटॉमिक में भी लिख सकते हैं। जैसे वाटर में एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाँ, बात समझ में आया? अगर हम लिख दें, अगर कोई बोल देता है कि H2SO4 का एटॉमिसिटी बताइए क्या होगा, तो 4 2 6 1 7, इसमें टोटल एटम कितना हो गया, 7, तो इसका एटॉमिसिटी 7 हो गया। नोट करिए फटाफट जल्दी। यानी सीधा सा बात है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। किसी भी
कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना एटम का संख्या मौजूद होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी बोलेंगे। क्लियर है बात? जल्दी जल्दी। सबसे ज्यादा बीटेक्स दवा जो है ट्रेन में बिकता है। ट्रेन में जब जाइएगा तो 10 रुपया का चुनौती देता है छोटा छोटा, बीटेक्स का, खूब घूम घूम करके बेचता है ट्रेन के बोगी में। दिनायदा खास खुजली का दवा ले 10 रुपया 10 रुपया, बीटेक्स बीटेक्स चिल्लाते रहता है। तो इसका सबसे ज्यादा बिक्री जो है रेलगाड़ी में होता है, या स्टेशन पे नहीं, वो ठेला लगा करके दवा बेचता है बहुत सारा, वही सब दवा है ना। और बवासीर का दवा बेचता है, बोलता है कि बिना चीर फाड़ के किसी भी प्रकार के खूनी हो या बादी बवासीर का इलाज हमारे यहाँ होता है तो ये सब दवा जो है बिकता है स्टेशन पे या स्टेशन के पीछे सबसे ज्यादा, जहां से आदमी निकलता है ना वही और से झुग्गी बना बना करके गिरा करके वहाँ रेडियो लगा देता है और बजाते रहता है, और ये प्रचार हो रहा है उसका। तो ये सब खरबीरवा दवा है, छोटा छोटा दवा है चलिए अब हम लोग इसमें आते हैं टर्म्स एंड एप्लीकेशन। टर्म्स एंड एप्लीकेशंस। टर्म्स एंड एप्लीकेशंस। टर्म्स एंड एप्लीकेशंस। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशंस करेंगे। टर्म्स एंड एप्लीकेशंस। टर्म्स एंड एप्लीकेशंस। पहला इसमें लिखिएगा आइसोटोप्स। पहला लिखिए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हिंदी में समस्थानिक कहा जाता है। लिखते हैं टू और मोर देन टू एटम्स of same elements having same atomic number but different mass number, two or more than two atoms of same elements having same atomic number, two or more than two atoms of an element लिखना, same नहीं, on n, two or more than two atoms of an element having same atomic number but different mass number called isotopes। इसी को समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, H11 जिसको प्रोटियम कहा जाता है, H12 जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, और H13 इसको ट्रिटियम कहा जाता है। ये तीनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा। ये तीनों आइसोटोप्स है। और भी एग्जांपल, जैसे आप कार्बन का C612, C613 और C614, ये क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स कहलाएंगे ये। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसा कि Cl1735 और Cl1737, बोथ आर आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट्स के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग होता है, उसी को आइसोटोप्स कहा जाता है। आप ये देख सकते हो। ये भी बात आप जान लो कि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का संख्या सेम होगा, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होता है।
हो गया। हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इधर नीचे लिखेगा इन आइसोटोप्स, इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, number of electrons and protons, number of electrons and protons are same, but number of neutrons are different, ठीक ना। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हम लिख दिए C612, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 में से 6 गया चाहिए है। फिर C613 का अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर C614 का बात किया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 8। अगर हम यहाँ पर N/P रेशियो निकाल दें 6/6 तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन। यहाँ भी प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो निकालेंगे 7/6, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 से बड़ा वैल्यू आएगा। और न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन यहाँ निकाल दें तो 8/6, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इससे 1 से हो जाएगा ना। यानी इधर के तरफ आने पर N/P रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, N/P रेशियो इंक्रीजेज। और N/P रेशियो बढ़ने का मतलब है कि न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और न्यूट्रॉन भारी पार्टिकल है, आपको पहले हम बताए हैं कि न्यूट्रॉन भारी है, जिसके कारण न्यूट्रॉन लेस स्टेबल पार्टिकल है। और लेस स्टेबल पार्टिकल का संख्या अगर किसी एटम में बढ़ेगा तो उसके स्टेबिलिटी को वो क्या कर देगा, कम कर देगा, घटा देगा। यानी कि N/P रेशियो बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण रेडियो एक्टिविटी कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी कैरेक्टर, कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और रेडियो एक्टिविटी कैरेक्टर बढ़ने के कारण से परसेंट ऑफ एबंडेंस जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। यानी नेचर में सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाएगा, जो ज्यादा रेडियो एक्टिव होगा वो सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा, और जो कम रेडियो एक्टिव होगा वो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। यानी C612 सबसे ज्यादा पाया जाएगा मात्रा में, सेकंड नंबर पर होगा, और सबसे कम मात्रा में C614 पाया जाएगा। यानी N/P रेशियो बढ़ने के कारण से, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो बढ़ने के कारण से रेडियो एक्टिविटी कैरेक्टर बढ़ेगा, और रेडियो एक्टिविटी बढ़ने के कारण से परसेंटेज एबंडेंस इन नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक ना, नोट करिए जल्दी। हो गया। मिटाए, चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, व्हेन ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट
when a radioactive element emits one alpha particle and two beta particles, then daughter, DAUGHTR, then daughter element, is isotope of parent element. Then daughter element is isotope of parent element. यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखे है कि जब किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल और दो बीटा पार्टिकल का इमिशन करवाइएगा तो जो एलिमेंट बनेगा जिसको डॉटर एलिमेंट कहा जाएगा वो अपने पेरेंट एलिमेंट का क्या कहलाएगा? आइसोटोप कहलाएगा, आइसोटोप होगा। जैसे देखो कैसे, अगर हम लेते हैं यूरेनियम 92 235, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसमें से हमने हीलियम 2+ को निकाल दिया, अल्फा 2 4, जिसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, निकालेंगे तो मास नंबर में देखो 4 से कम ही आएगा, एटॉमिक नंबर में 2 से कम ही आएगा। अरे भाई अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 है ना, तो ये निकलेगा तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 से कम ही आएगा और मास नंबर में 4 से कम ही आएगा। तो 4 से कम ही आ गया तो ये 231 हो गया, आई 90 हो गया। देखो तो थोरियम में बदल गया। अब यहां से हमको 2 गो बीटा निगेटिव पार्टिकल निकालना है। अब रही बात कि सर ये बीटा पार्टिकल क्या होता है, तो बीटा पार्टिकल देखो क्या होता है, बीटा पार्टिकल 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग बीटा पॉजिटिव और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बीटा निगेटिव। बीटा निगेटिव को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, याद रखिएगा। तो जब यहां से 2 बीटा निगेटिव पार्टिकल का इमिशन होगा तो होगा ये, ध्यान से समझना, जितना निगेटिव बीटा निकलेगा उतना ही एटॉमिक नंबर में बढ़ोतरी होगा, इंक्रीमेंट होगा। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं, यदि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकालोगे ना तो एटॉमिक नंबर में बढ़ोतरी होगा, इंक्रीमेंट होगा। अगर बीटा पॉजिटिव निकालोगे ना तो डिक्रीमेंट होगा, घटोतरी होगा, घटेगा। बात समझ में आया? तो यहां से बीटा नेगेटिव निकल रहा है, 2 बीटा नेगेटिव निकल रहा है, तो एटॉमिक नंबर फिर से हो गया 92, लेकिन मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मास नंबर चूंकि इसका क्या होता है 0, तो फिर से ये यूरेनियम में कन्वर्ट हो गया। देखो ये यूरेनियम और ये यूरेनियम दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोटोप हो गया। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग हो गया। बात समझ में आया? फिर से यहां से अगर तुम एगो अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो फिर से ये हो जाएगा 227 और फिर से 90, फिर थोरियम, ये थोरियम हो गया रेडियो, दोनों एक दूसरे का आइसोटोप हो गया। फिर यहाँ से 2 बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकाल दिए, फिर से ये 227 और 227 और ये बन गया 92, फिर से यूरेनियम। यानी ये तीनों यूरेनियम एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा, और ये दोनों थोरियम एक दूसरे का क्या होगा, आइसोटोप्स। नोट करो जल्दी। तो जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आइसोटोप ये एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल का इमिशन कराओगे तो जो पेरेंट एलिमेंट है और जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा। ये भी बात तुम लोग को बता दिए हैं कि अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम 2+ आयन का नाम होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 होता है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। बीटा पार्टिकल पता चल गया कि बीटा पार्टिकल 2 टाइप का होगा, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव। बीटा पार्टिकल का मास 0 होगा, अगर बीटा पॉजिटिव है तो +1 चार्ज होगा, बीटा नेगेटिव होगा तो -1 चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है, बीटा नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। जल्दी जल्दी फटाफट।
तो जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा, तो जो डॉटर एलिमेंट होगा वो पेरेंट एलिमेंट का क्या कहलाएगा? आइसोटोप कहलाएगा। कैसे हो रहा है? हो गया? हो गया? नीचे लिखिएगा इधर उधर करके, लिखिए टीन SN, टीन हैज highest number, teen has highest number of naturally occurring isotopes, that is 10 isotopes। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसका पाया जाता है? टीन का, SN का सबसे ज्यादा। ये मत बोलना कि सबसे कम किसका होता है। सबसे कम 2 हो सकता है, 2 बहुते का होता है। माने मिनिमम में बहुत सारा एलिमेंट है लेकिन मैक्सिमम में एक ही है टीन। क्या हुआ? एक ही है टीन। क्या है वो? नोट करिए। और दूसरा हेडिंग डाल दीजिएगा आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स लिखते हैं यहां पर 2 और more than 2 atoms of different, 2 or more than 2 atoms of different elements having different atomic number but same mass number, 2 or more than 2 atoms of different elements having different atomic number but same mass number called isobars, called isobars। एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जैसे आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, सॉरी पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। ये आप देख सकते हो कि सबका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है। तो 2 या 2 से अधिक अलग अलग एलिमेंट्स का एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर अलग अलग और मास नंबर सेम हो जाए उसी को हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। तो ये तीनों जो है एक दूसरे का क्या कहलाएगा?
आइसोबार्स होगा। ठीक है, नोट करिए। Two or more than two atoms of different elements having different atomic number but same mass number is called isobars। ये एग्जाम्पल आपके सामने आइसोबार्स का लिखा हुआ है। जितना फास्ट छापो जल्दी जल्दी। हो गया? क्या हुआ? तो पेज आप रखते कैसे हैं कि उड़िया रहा है? क्लियर है? नीचे लिखिए और देकर के। When a radioactive element emits beta particles, then daughter element is isobar of parent element, then daughter element is isobar of parent element, then daughter element is isobar of parent element। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे C614, ये कार्बन का आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है। इसमें से हमने एक बीटा निगेटिव पार्टिकल का इमिशन करवा दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 7 और 14 जो कि नाइट्रोजन हो गया। तो कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? आइसोबार्स। दोनों अलग अलग एलिमेंट का एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है, लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या बन गया? आइसोबार बन गया। यानी जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बीटा पार्टिकल निकालोगे, बीटा निगेटिव पार्टिकल, तो डॉटर एलिमेंट और पेरेंट एलिमेंट दोनों एक दूसरे का क्या बन जाएगा? आइसोबार बन जाएगा। नोट करिए जल्दी। उसके बाद आता है तीसरा, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आइसोटोन्स लिखते हैं टू और मोर देन टू एटम्स of different elements, two or more than two atoms of different elements having different atomic number and different mass number, but number of neutrons are same, called isotones। आइसोटोन्स जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सब अलग अलग होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या हमेशा सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें
तो हो जाएगा सोडियम 11-23 और मैग्नीशियम 12-24। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोटोन्स है। कैसे है तो देख लो, इलेक्ट्रॉन का संख्या इसमें 11, प्रोटॉन का संख्या भी 11 और न्यूट्रॉन का संख्या 23 - 11 मतलब कितना हो गया, 12। यहाँ भी देखो, इलेक्ट्रॉन का संख्या 12 है, प्रोटॉन का संख्या 12 है और न्यूट्रॉन का संख्या 24 - 12 देखो तो दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या सेम हो गया कि नहीं हो गया, तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोटोन्स। ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोन्स हो गया। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसा कि पोटेशियम 19-39, इलेक्ट्रॉन का संख्या 19, प्रोटॉन भी हो गया 19 और न्यूट्रॉन हो गया 20। और कैल्शियम ले लो, कैल्शियम 20-40, कैल्शियम 20-40, इलेक्ट्रॉन हो गया 20, प्रोटॉन हो गया 20 और न्यूट्रॉन हो गया 20। देखे तो दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स। नोट करिए। तो हो गया। तो आज का सेवा यहीं समाप्त, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 6 बज गया।